dos, y un, dos, tres, y... Bueno, sí. Mira. Rico, rico, rico. And finally, Sunil. आप में से शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन एक टाइम था जब इंडियन फुटबॉल टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 1950 से लेकर 70s तक इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन पीरियड था। 1951 में इंडिया ने ईरान को हरा के गोल्ड मेडल जीता था और 1970s के एशियन गेम्स में भारत जापान को हरा के ब्रोंज मेडल लाई थी। लेकिन उस डेट के बाद आज तक हमारी फुटबॉल टीम ने एक भी मेडल नहीं जीता। जीतना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इंडियन टीम आज तक फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। 1.4 billion people, a growing economy, and a nation that dreams of becoming a superpower. Yet, when the FIFA World Cup kicks off on the 11th of June, the Indian tricolour will be the same. 60s में we were Asian Cup champions. We beat Korea in the final. Then we were in the Olympics. We came fourth. Okay, and we beat Australia in their Olympics photo. Then in 70s we beat France, man. 70 में I think 1-0. We had a match and we beat France. So when we were having these results and same in hockey, दोनों का डाउनफॉल इकट्ठे सेम आया। ब्रिटिशर्स ने क्रिकेट और फुटबॉल इन दोनों गेमों को इंडिया में साथ में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इंडिया क्रिकेट सेलिब्रेट करता है, लेकिन हम भूल चुके हैं कि हम कभी फुटबॉल भी खेलते थे। आप में से कितने लोग इन्हें जानते होंगे? इंडियन फुटबॉल टीम ने जितने भी अचीवमेंट्स किए उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं आज की इंडियन फुटबॉल टीम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस टीम की जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आई थी। कैन यू बिलीव, एक समय था जब इंडियन फुटबॉल टीम जापान और ईरान जैसी टीमों को हरा के मेडल्स लाया करती थी। हमारी फुटबॉल टीम ने लगातार 4 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। आज इंडियन फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस देखने के बाद शायद ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 1900s में इंडियन फुटबॉल टीम इतना अच्छा परफॉर्म करती होगी। इंडिया की फुटबॉल रैंकिंग पिछले 30 सालों में एक सिंकिंग शिप की तरह सिर्फ नीचे जा रही है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के समय इंडिया की रैंकिंग 138 है। पिछले 9 इयर्स में सबसे वर्स्ट रैंकिंग। भारत के सदर्न स्टेट्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सारे लोग फुटबॉल देखते हैं और इन स्टेट्स में काफी सारा फुटबॉल खेलने वाला टैलेंट भी है, लेकिन स्टिल इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाता। अभी लगभग 40 दिन तक फीफा वर्ल्ड कप 2026 चलेगा और इस बीच मीडिया ये सवाल कई बार पूछेगी कि आखिर भारत वर्ल्ड कप की स्टेज तक कब पहुंचेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई हैव द सेम क्वेश्चन एज वेल। अगेन मिनर्वा विंस अगेन। हर एक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के पास बजट 2 से 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का है। डिपेंड। Is it enough? For cricket, for a district, yes. Why? Because they have super soppers, man, in a district ground. सुपर सॉपर मशीन होती है जो पानी उठाती है, दैट वो 2 करोड़ की मशीन है। एंड इन फुटबॉल द बजट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इज हाफ द बजट ऑफ द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। मतलब 750 डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अगर 10 से 20 करोड़ बजट है, इंडियन फुटबॉल का बजट 40 करोड़ है। AIFF के पास 40 करोड़ रुपए हैं पूरे इंडिया के लिए। अब क्या करोगे इसमें? 1996 में एक नेशनल फुटबॉल लीग शुरू की गई। एक डोमेस्टिक लीग थी, इसके साथ काफ़ी सारे एम्बिशंस थे, लेकिन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये लीग मिजरेबली फेल हो गई और इंडियन फुटबॉल का स्टेट चेंज नहीं हो पाया। देन 10 ईयर्स लेटर AIFF जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है, उन्होंने इस लीग को रीब्रांड करके आई लीग का नाम दे दिया, पर रिजल्ट्स मोर और लेस सेम ही थे। फिर 2013 में इंडियन फुटबॉल को सेव करने के लिए एक सिग्निफिकेंट एफर्ट किया गया। इस बार जो AIFF थी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, दे वेंट ऑल इन। रिलायंस और स्टार स्पोर्ट्स के साथ मिलकर इंडियन सुपर लीग को लॉन्च किया और इस पॉइंट पे फुटबॉल फेडरेशन के पास फंड्स की बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि आई लीग के फेलियर के बाद इंडियन फुटबॉल टीम का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो चुका था। तो यहाँ इंडियन फुटबॉल को रिवाइव करने के लिए रिलायंस ग्रुप और IMG ने एक जॉइंट वेंचर बनाया, IMG रिलायंस। इन्होंने AIFF के साथ एक 15 साल का मेगा मास्टर राइट अग्रीमेंट साइन किया। यहाँ IMG रिलायंस ने AIF को आने वाले 15 सालों में 700 करोड़ रुपए देने का प्रॉमिस किया। अब इस मैसिव इन्वेस्टमेंट के बदले IMG रिलायंस ने इंडियन फुटबॉल के सभी कमर्शियल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले लिए और अब इन्हें एक नई फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग स्टार्ट करने का लाइसेंस भी मिल गया। इसी के बाद ISL की शुरुआत हुई, लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब अप्रैल 2014 में फ्रेंचाइजीज की बिडिंग हुई। इंटरेस्टिंगली यहाँ भी IPL की तरह बहुत सारे स्पोर्ट एथलीट्स और सेलिब्रिटीज आए थे और ये इवेंट काफी हाइप था। सचिन तेंदुलकर ने केरला ब्लास्ट
लालास खरीदी और सौरव गांगुली ने एटलेटिको मैड्रिड के साथ मिलकर एटलेटिको दे कोलकाता यानी एटीके में इन्वेस्ट किया। रणबीर कपूर ने मुंबई सिटी एफसी ली, जॉन अब्राहम ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के राइट्स खरीद लिए। अब यहाँ फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड जो रिलायंस की एक सब्सिडरी थी, उन्होंने इस लीग का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इन्होंने एक बिजनेस मॉडल बनाया जिसमें हर फ्रेंचाइजी को हर सीजन एफएसडीएल को 15 करोड़ रुपए की एक एनुअल फ्रेंचाइजी फीस पे करनी थी, जिसके बदले में एफएसडीएल सेंट्रल स्पोर्ट्समैनशिप, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टिकट सेल से आने वाले रेवेन्यू को एक सेंट्रल पूल में जमा करके फ्रेंचाइजी के साथ शेयर करने वाला था। फिर अक्टूबर 2014 में आईएसएल का पहला सीजन किक ऑफ हुआ और इसकी शुरुआत एकदम ब्लॉकबस्टर थी। बहुत सारे इंटरनेशनल लेजेंड्स अपनी रिटायरमेंट से बाहर आके इंडिया आए और फैंस ने ये चीज काफी पसंद भी की। पहले सीजन में एवरेज स्टेडियम अटेंडेंस 24,000 से ज्यादा थी। ये नंबर्स उस वक्त इटली और फ्रांस की टॉप लीग्स को टक्कर दे रहे थे। फिर 20 दिसंबर 2014 को केरला और कोलकाता के बीच आईएसएल का पहला हिस्टोरिक फाइनल हुआ, जिसमें पहले 90 मिनट तक कोई गोल नहीं लगा। फिर 95th मिनट पर मोहम्मद रफीक ने हेडर मारकर गोल कर दिया और एटीके आईएसएल का पहला चैंपियन बना। इस पूरे मैच ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीवी पे इस मैच को 5 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा था। इसके बाद आईएसएल के साथ स्पॉन्सर जुड़ने लगे, फ्रेंचाइजीज बहुत अच्छा पैसा कमाने लगी एंड अगला सीजन जो 2015 में हुआ वो भी काफी अच्छा गया। लेकिन 2016 का सीजन आते आते फ्रेंचाइजीज को समझ आने लगा कि उन्हें हर एक सीजन में 40 से 45 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स उस हिसाब से नहीं आ रहे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने ये पैसा इन्वेस्टमेंट समझकर लगा दिया, लेकिन धीरे धीरे वो रियलाइज करने लगे कि इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने का रास्ता नहीं है, क्योंकि वो 15 करोड़ की एक एफएसडीएल फीस पे कर रहे थे, 15 से 20 करोड़ प्लेयर्स की सैलरी में और बाकी ट्रैवल, होटल, ऑपरेशन का खर्चा अलग। और इस खर्चे के बदले में उन्हें सेंट्रल रेवेन्यू पूल से 12 करोड़ मिलते थे और 4-5 करोड़ स्पॉन्सरशिप से आ जाया करते थे। तो फ्रेंचाइजीज के लिए ये एक लॉस डील थी। अब इसके बाद धीरे धीरे फ्रेंचाइजी ओनर्स ने लीग से किनारा करना शुरू कर दिया। जितने मेजर क्लब्स थे जैसे एटलेटिको मैड्रिड, फ्योरेंटीना, इन्होंने इंडियन क्लब्स के साथ मैसिव टाई-अप्स किए हुए थे, वो भी अपना हाथ पीछे खींचकर वापस लौट गए। उन्हें समझ आ चुका था कि इस लीग में प्रॉफिट करना नामुमकिन है। फिर 2019-20 में एफएसडीएल ने रेवेन्यू मॉडल्स में कुछ चेंजेस किए। पहले एफएसडीएल 80% रेवेन्यू खुद रखता था, 20% फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट करता था। उन्होंने स्प्लिट को 60-40 कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ऑपरेशनल लॉसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो धीरे धीरे अब व्यूअरशिप भी गिरने लगी थी और फिर स्टार स्पोर्ट्स जो इस लीग के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर और प्राइमरी स्टेक होल्डर थे, उनका रेवेन्यू भी कम हो गया और एफएसडीएल का लॉस 100 करोड़ के पार चला गया। जब आईएसएल की शुरुआत हुई तो कहा गया था कि आईपीएल की तरह आईएसएल से भी काफी बड़े और टैलेंटेड नाम निकलेंगे जो बाद में इंडियन टीम की तरफ से खेलेंगे और फाइनली इंडिया टीम फीफा में क्वालिफाई कर जाएगी। पर आईएसएल से अच्छे प्लेयर निकलना तो बहुत दूर की बात थी, बल्कि ये लीग सस्टेन भी नहीं कर पाई। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आईएसएल की 5 टीम के नाम क्या हैं और लास्ट मैच कौन सी 2 टीम खेली थी या फिर लास्ट फाइनल कौन सी टीम के बीच में हुआ था। जबकि आईपीएल के केस में एक नॉन क्रिकेट फैन भी ये आंसर कर देगा। अभी के लिए आईएसएल इज अ डेड लीग। 2024 में एफएसडीएल का रेवेन्यू आना बंद हो गया। स्टार स्पोर्ट्स ने भी अपना ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया, जिसके बाद जियो सिनेमा आईएसएल के ब्रॉडकास्ट पार्टनर बने, लेकिन 2 सीजन बाद इन्होंने भी आईएसएल छोड़ दिया। फिलहाल ड्रीम स्पोर्ट्स की एक कंपनी फैन कोड ने एज अ ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर एंट्री ली है और फैन कोड का बिड 20 साल के लिए सिर्फ 1190 करोड़ का था। यानी अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करें तो आईएसएल के ब्रॉडकास्ट राइट की कीमत 97% कम हो चुकी है। आईएसएल का फेलियर पूरे इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बिकॉज इट वाज द ओनली होप। और इसके फेलियर के बाद टू बी ऑनेस्ट इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर बिल्कुल खत्म नजर आता है। और दूसरी तरफ एक ऐसी फुटबॉल अकेडमी है जिसने पूरे भारत को इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के लिए होप देने का काम किया। An Indian football academy has done the unthinkable. A group of youngsters from Punjab's Mohali have taken down one of the biggest names in world football. Minerva Academy under-15 boys beat Liverpool FC 6-0 at the 2026 Mediterranean International Cup in Spain. और इतना ही नहीं, साल 2025 में मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी की अंडर-14 टीम ने यूरोप की 3 बिगेस्ट यूथ टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया था, द गोथिया कप स्वीडन, द डाना कप डेनमार्क एंड द नॉर्वे कप। और मिनर्वा अंडर-14 टीम ने तीनों कप जीते और इस टूर में हुए 26 मैचेस में से वो एक मैच भी नहीं हारे। बट इस सक्सेस के बाद भी मिनर्वा एकेडमी को आज भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा। रंजीत बजाज जो इस एकेडमी को रन कर रहे हैं, वो कई बार पब्लिक फंड की अपील कर चुके हैं ताकि उनकी टीम इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का हिस्सा बन सके। हमारी जब कहते हैं 1.4 बिलियन टट्टू 1.4 बिलियन की टीम नहीं है। कैन यू बिलीव दैट आउट ऑफ 750 डिस्ट्रिक्ट्स अगर हैं हमारे, इन द लास्ट 30 years 85% ऑफ द नेशनल टीम्स have come from only 20 districts which comprise of only 2 crore population or 3 crore population of India. So आप क्या 1.4 बिलियन की बातें कर रही है, 1400 करोड़ की बातें कर रहे हो। मिनर्वा से 250 इंटरनेशनल्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है हो जाएगा। I am
Yeah, I have to say that, but I have extremities, I have speed, and also, yeah. And what are your strengths? Make cup match. I'm goalkeeper. You are a goalkeeper. Yeah. How many goals has he stopped? 7. Does he stop goals? Yes. yeah. How tough is to be a goalkeeper? Like Like mentally strong because like injury happens so many times. Because- just save, just become mentally. All over India, all clubs in India put together on one side, all academies in India put together on one side, इकट्ठे कर लो, they still not produce as much as Minerva. Now, we can say, oh, Minerva is great. No, I'm very sad about this. We need 100 places like this. I want to play football. you're from Manipur. Yeah. What is your dream? I have to play India team. India team. You think we can win the World Cup? Yeah, I think. Do you see yourself defending the winning goal in World Cup finals for India? Do you manifest? You believe in manifestation? Just because your federation sucks and they are corrupt doesn't mean the system is bad. Why? Because your commercial system has taught you that for Saudi Arabia, उन्होंने रोनाल्डो को यहाँ पे क्यों लेके आए अपनी लीग में? To make the league's profile higher and make their players better. What did they do? In the middle of their league, where Ronaldo has played hundreds of millions, Benzema वगैरह वगैरह, उन्होंने महीने की छुट्टी दे दी सबको कि घर जाओ. क्यों? एशियन कप आ रहा है. देखो एशियन कप में से टॉप 4 में हमने क्वालिफाई करना वर्ल्ड कप के लिए. इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एक दिन पहले भेजा, जब टीम मैच से एक दिन पहले, और आधे प्लेयर भेजे नहीं क्लबों ने, और आधे प्लेयर पहले मैच के बाद पहुंचे सेकेंड मैच में, जब हम पहला मैच हार चुके थे. क्यों? क्योंकि आईएसएल क्लब ने कहा हम नहीं भेजते, और आज क्लब इज मोर इम्पोर्टेंट. इट इज इक्विवेलेंट टू कि अगर इंडिया का मैच हो और आईपीएल चलता रहे और ये बोले कि हम विराट आरसीबी बोले विराट कोहली नहीं भेज रहा, वो कह रहा है मैंने ये नहीं भेजना, ये मेरे प्लेयर है, मैंने इसको 20 करोड़ रुपए दिया है, तो ना. How the hell can you do that? So Mohan Bagan has done that this time again. We just gone and played the Unity Cup. The coach selected 22 players. One day before the tournament, उसके मोहन बगान के 7 प्लेयर थे. They withdrew them all. We had 14 players left. We had to get emergency visas for players who were not selected, and they were added. And they reached one day before. They didn't even train with the Indian team because जो select हो गए थे वही train कर रहे थे. हमारे खुद के बंदे हमारे पैर पे कुल्हाड़ी ऐसे मारते. So we are here because of our own people. Not because of our genes, because of our system and the kind of power you give to the wrong people. So clubs are actually having power over the federation. Now if the federation owned the league, like Saudi Arabia, चाहे रोनाल्डो कह रहा है, रोनाल्डो का बाप खेल रहा है, country is more important, everything is for the country. तुम कल बोलो, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि इंडिया खेल रहा है तो आईपीएल वाले कह रहे हैं कि हमने प्लेयर नहीं छोड़ने. यू थिंक फैंस अपने क्लब को आग नहीं लगा देंगे वहां पे? क्या बात कर रहे हो तुम? इंडिया के लिए नहीं खेलने दे रहे हो यार. वो आउटरीच फुटबॉल के लिए तो 1% भी नहीं है. बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो मोहन बगान के क्लब फैंस वो बोल रहे हैं हाँ हमारे प्लेयर इंजर हो जाएंगे. ऑल दे डोंट अंडरस्टैंड दैट कंट्री विल ऑलवेज कम फर्स्ट. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स में उल्टी रिजर्वेशन है. जैसे हम शेड्यूल कास्ट ओबीसीज को, शेड्यूल ट्राइब्स को हम रिजर्वेशन देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में. क्यों देते हैं? अभी एक केस हुआ, एक आईएएस अफसर था, ही वाज अ शेड्यूल कास्ट. हिज चिल्ड्रन हैव फाइल्ड अ केस कि हमारे को शेड्यूल कास्ट कोटा नहीं मिल रहा. Supreme Court has said you don't understand why we gave you reservation. We gave you reservation to come out of the status. You are now parents, children of IAS officers. You don't need reservation just because of your surname. That's the point of giving a weaker society because to uplift them because they've been left back. They've not got the same opportunities, platforms in sports. तुम्हारे को पूछते हैं पहला question कि can you be in the top 8 of the world? Do you know if I'm in the top 8 of FIFA, I think I will need Indian government or sports? Definitely no. Like BCCI को Indian government. Nobody needs them. They are the top in the world. They don't. The top 8 in the world. That means I am bloody hip. Either Germany or Spain or England level or Brazil or Argentina level. ये teams हैं top 8 में यार. तो मुझे फिर इनके पैसे की लोड़ है? They don't understand. नीरज चोपड़ा does not need your money. और उसको पैसे देते रहते. I'm giving example. वैभव सूर्यवंशी को उस दिन 1 करोड़ रुपए दिए बिहार के चीफ मिनिस्टर ने. Instead of that, forget about other sports. अगर वो कहता कि मैं वैभव सूर्यवंशी के नाम पे एक स्कॉलरशिप निकाल रहा हूँ फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड किड्स ऑफ बिहार हु वांट टू बी लाइक हिम इन क्रिकेट, दैट वुड हैव प्रोड्यूस्ड 5 more वैभव सूर्यवंशी और 10 more for us. Whereas giving it to him is not going to be a big deal. उसको 12 करोड़ तुमने क्या 1 करोड़ दिया, 12 करोड़ तो उसको बैट का मिल गया यार. So you have to understand that you people are doing it opposite. That means the people who are always there, तुम उनको क्या दे दो, तुम्हारे को हम हेल्प कर देते हैं, क्या सप्लीमेंट दे देंगे, फिजियो दे देंगे, स्पोर्ट्स साइंस दे देंगे. They are already in the top 8
of the world in any sport, they will do it. Unless you start supporting them when they have nothing, they will never be anyone, especially at the world level. You need to start them when they have nothing. Because Dhoni was a goalkeeper. So why didn't he become a goalkeeper and go into football? Because there was nothing in Jharkhand. और झारखंड में क्या था, क्रिकेट? तो मैं 10 साल, 12 साल का, 13 साल का लड़का हूँ. मेरे पास कोई स्पोर्ट नहीं है जो मेरी फेवरेट है. तो मैं स्पोर्ट्स खेलनी बंद कर दूंगा? ना. जो स्पोर्ट अवेलेबल है मैं वहाँ जाऊँगा. तो जो अवेलेबल होगा वहाँ गया. इसीलिए क्रिकेटर प्रोड्यूस हो रहे हैं. मिनर्वा की सक्सेस से साफ साफ दिखता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है. और इसमें सबसे बड़ी आयरनी की बात पता है क्या है? कि इंडिया में फुटबॉल और क्रिकेट एक साथ इंट्रोड्यूस हुए थे. इंडिया के लिए रियल फुटबॉल की शुरुआत 1870s के बाद हुई, जब कैलकाटा FC इंडिया का पहला फुटबॉल क्लब बना. नागेंद्र प्रसाद सर्बाधिकारी, जिन्हें कुछ लोग फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल भी बुलाते हैं, इन्होंने उस टाइम में कोलकाता में बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स बनाए. और एक बड़ा रीजन बना कि वेस्ट बंगाल उस वक्त फुटबॉल का एपिसेंटर बन गया था. आज जब हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो भी नागेंद्र प्रसाद के इन फुटबॉल क्लब की वजह से ही हुआ. उस वक्त कोलकाता में जितने भी क्लब सेटअप हुए थे, उनमें से 3 क्लब्स काफी सक्सेसफुल रहे, जिन्होंने इंडिया की फुटबॉल की फाउंडेशन रखी. देवर मोहन बगान स्पोर्ट्स क्लब, मोहम्मदन स्पोर्ट्स क्लब और बंगाल क्लब. उस वक्त 1940s में मोहम्मदन स्पोर्ट्स क्लब डुरेंट ट्रॉफी जीतने वाला पहला इंडियन फुटबॉल क्लब बना. डुरेंट क्लब एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसे सबसे पहले ब्रिटिश आर्म फोर्सेस और इंडियन आर्मी रेजिमेंट के लिए बनाया गया था. लेकिन 1940s में जब ब्रिटिश आर्म फोर्सेस और इंडियन रेजिमेंट वर्ल्ड वॉर में डिप्लॉयड थी, तब इसे सबसे पहली बार सिविलियंस के लिए ओपन किया गया और तब सबसे पहली बार किसी इंडियन फुटबॉल क्लब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. और उस वक्त तक फुटबॉल इंडिया में कितना पॉपुलर गेम बन चुका था, उसका अंदाजा शायद आप इन नंबर से लगा सकते हो. इस गेम को देखने के लिए 50,000 से 1 लाख के बीच लोग आए थे. फिर 1970s के बाद इंडियन फुटबॉल लगातार डाउनफॉल में जाता रहा, क्योंकि गेम को खेलने के तरीके बदलने लगे, गेम्स में नई टेक्निक्स ऐड होने लगी. अब न्यूट्रिशन, रिकवरी, डाइट, ये सब कुछ प्ले में आने लगा. और इससे भी बड़ा चेंज हुआ वो था इंफ्रास्ट्रक्चर. अब रियल घास की जगह आर्टिफिशियल टर्फ्स पे फुटबॉल खेला जाने लगा, जिसने टेक्निकलिटीज़ चेंज कर दी. टू कीप अप विद दिस, दुनिया के बड़े बड़े देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने लगे. उनके एथलीट्स के ट्रेन करने का तरीका बदल गया. लेकिन इस टाइमलाइन में भारत काफ़ी सारे सोशल और इकोनॉमिकल चैलेंजेस फेस कर रहा था और भारत ने स्पोर्ट्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया. और इससे हुआ ये कि इंडिया का स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कभी सुधर ही नहीं पाया और हम गेम में पिछड़ने लगे. 1970s के बाद इंडियन फुटबॉल टीम ने एक भी मेडल नहीं जीता. ना ही इंडियन टीम कभी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाई. इंडिया फुटबॉल के मैप से डिसअपियर हो गया. इग्नोरेंस, ग्रीड और करप्शन ने इंडियन फुटबॉल को मैप से ही गायब कर दिया. जैसे हम बॉल को किक करना ही ना जानते हो.